So guys, welcome back to the channel. We will this is the last lecture for microbiology, introduction to microbiology. It's chapter 7 of science 2. So today we'll be learning about clean technology, we'll be learning about oil spilling, we'll be learning about how the microbes help in decomposition, and we'll be learning about some more additional properties or useful things about microbes. First we'll be learning about clean technology. Clean technology is nothing but इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी ईयर बाय ईयर. हमने देखा है कि जैसे जैसे ईयर बढ़ा है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी उतनी और एडवांस होती जा रही है. टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है. उसकी वजह से क्या हो रहा है, एनवायरनमेंटल पोल्यूशन भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहा है. पोल्यूशन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से हमें माइक्रोब्स ज़्यादा यूज़ करने पड़ रहे हैं. माइक्रोब्स का ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना पड़ रहा है. माइक्रोब्स का बेसिक इम्प्लीमेंटेशन बहुत सही होता है. माइक्रोब्स जो आपके सल्फर ओर्स रहते हैं उसमें से प्योरिफिकेशन करके फ्यूल्स निकालते हैं. मतलब माइक्रोब्स फ्यूल्स बनाने में मदद करते हैं. आपके जिंक है, कोई भी मेटल हो, आपका कॉपर है, आयरन है, यूरेनियम है, जिंक है, ये सब क्या होता है, ये सब जब कभी कभी डिकम्पोज हो जाता है या डीके होने लगता है तो इसमें से लीच निकल जाती है. इसमें से थोड़ा सा गंदा पार्ट निकलता है जिसके वजह से सॉइल पोल्यूशन हो सकता है. तो उसमें माइक्रोब्स मदद करते हैं. उसमें लीच इनटू एनवायरनमेंट फॉर लो क्वालिटी मेटालॉइड्स. दीज आर कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स बिफोर रीचिंग विद द हेल्प ऑफ थियोबैसिलाई एंड सल्फोबैसिलाई. थियोबैसिलाई और सल्फोबैसिलाई नाम का माइक्रोब जो होता है, जो आपके अर्थ में प्रेजेंट है, वो आपके जिंक यूरेनियम वाले मेटालॉइड्स जो बनते हैं लीच होके, उनको फिर से कंपाउंड्स बनाता है ताकि सॉइल पोल्यूशन ना हो. नेक्स्ट है आपका ऑयल स्पिलिंग. ऑयल स्पिलिंग बहुत रीजन से होता है. ऑयल स्पिलिंग अगर आपकी शिप क्रैश कर गई या आपका पर्टिकुलर ऑयल कंटेनर वाला शिप है वो ब्लास्ट हो जाता है तो उसकी वजह से ऑयल स्पिलिंग होती है. या फिर बेसिक अगर पेट्रोलियम वाला आपका रिफाइनरी है या ऑयल माइन है पानी के अंदर, तो उसमें भी ऑयल स्पिलिंग होती है. तो ऑयल स्पिलिंग होती है तो उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को बहुत हार्म होता है. एक्वेटिक लाइफ को हार्म होता है जिसकी वजह से क्या होता है, आपका ऑयल लेयर जो है वाटर सरफेस पर, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है. इसके लिए कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं? एक है आपका स्यूडोमोनास और दूसरा है एल्केनोबोरैक्स बोरक्यूमेंसिस हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द पायरिडीन्स एंड अदर केमिकल्स. मतलब ऑयल के अंदर जो अलग अलग केमिकल्स होते हैं उनको हटाने के लिए आपका स्यूडोमोनास और एल्केनोबोरैक्स बोरक्यूमेंसिस काम आता है. पर ये बैक्टीरिया पूरे ऑयल स्पिल को क्लियर नहीं करता है, पर उसके रिएक्शन क्या होती है, जो आपका माइक्रोब है जब ऑयल के साथ रिएक्ट करता है तो एक पर्टिकुलर केमिकल बनता है, हाइड्रोकार्बोनोप्लास्टिक बैक्टीरिया विच इज़ योर HCB. ये जब बनता है तो इसके साथ CO2 और वाटर का बेसिक बाय प्रोडक्ट आता है. प्लास्टिक बॉटल्स आर फॉर्म फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस PET, पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट पॉलिएस्टर. PET जो आपका है पॉलीइथीन टेरेप्थलेट पॉलिएस्टर, ये आपकी जो प्लास्टिक की बॉटल्स आती है उनको बनाने वाला कंपाउंड है. ये इसको डिकम्पोज करने के लिए आपको जो आपके बैक्टीरियाज यूज होते हैं वो एक है वाइब्रियो, दूसरा है आइडियोनेला सेकेंसिस, आई गेस यस, आइडियोनेला सेकेंसिस एंड वाइब्रियो. ये आपके ऐसे पर्टिकुलर बैक्टीरियाज है जो आपके PET मतलब बॉटल्स के प्लास्टिक को डिकम्पोज कर सकते हैं. अगर आपको रबर को डिकम्पोज करना है, रबर जो होता है गार्बेज में, चप्पल हो सकती है, दूसरा आपका पेंसिल रबर हो सकता है, इसको रबर को डिकम्पोज करना है तो आपका होता है एक्टिनोमाइसिटिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया एंड एक्टिनोप्लेन्स. ये 4 ऐसे माइक्रोब्स हैं जो आपके रबर को डिकम्पोज करने में मदद करते हैं. स्यूडोमोनास और एल्केनोबोरैक्स बोरक्यूमेंसिस ऑयल स्पिल्स में मदद करते हैं, और वाइब्रियो और आइडियोनेला सेकेंसिस आपका प्लास्टिक की बॉटल्स जो होती है उसको डिकम्पोज करने में मदद करता है. अब आपने एसिड रेन के बारे में पढ़ा है. एसिड रेन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का कंटेंट भी होता है, और आपकी जो माइनिंग वाली सॉइल्स रहती है, माइनिंग की जगह रहती है, वहाँ की जो मिट्टी रहती है उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड का कंटेंट रहता है. सल्फ्यूरिक एसिड का कंटेंट रहता है, इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो एसिडोफिलियम और एसिडोबैसिलस फेरोक्सिडेंस नाम का ये 2 माइक्रोब है, जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कंपाउंड्स बनाता है जो सॉइल पोल्यूशन करने में रोकता है. जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपका एसिड सॉइल के ऊपर पड़ गया तो उस पर या तो सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगा या तो सॉइल बंजर हो जाएगा, जिसकी वजह से आप कुछ उगा नहीं सकते उस पर. तो उसको रोकने के लिए आपका एसिडोफिलियम
और एसिडोबैसिलस फेरोक्सिडेंस यूज़ होता है। फिर आप पावर प्लांट्स में देखते हो कि यूरेनियम के सॉल्ट्स बनते हैं, यूरेनियम के वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स बनते हैं। यूरेनियम यूज़ होता है तो यूरेनियम का थोड़ा सा बचा कुचा पार्ट जो होता है वो कभी कभी एफ्लुएंट्स के थ्रू निकल जाता है। एफ्लुएंट्स आर नथिंग बट आउटलेट जो होती है आपकी पावर प्लांट की वो। तो यूरेनियम के वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स जब जियोबैक्टर नाम के माइक्रोब से रिएक्ट करते हैं तो वो इनसॉल्युबल हो जाता है। इनसॉल्युबल मतलब वो किसी से मिक्स नहीं हो सकता या ब्रेक नहीं हो सकता, ब्रेक नहीं बोल सकते, किसी से मिक्स नहीं हो सकता, घुल नहीं सकता, रिजॉल्व नहीं हो सकता किसी में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है उससे भी सॉइल पोल्यूशन कम होता है। क्योंकि अगर सॉल्युबल रहता तो वो सॉइल के वाटर के साथ मिक्स हो जाता और फिर बाद में सॉइल पोल्यूट हो जाता। बट अगर जियोबैक्टर नाम का माइक्रोब अगर प्रेजेंट है तो वो वाटर सॉल्युबल यूरेनियम सॉल्ट्स को इनसॉल्युबल बना देता है और आपका सॉइल पोल्यूशन वहीं पे कंट्रोल हो जाता है। सो टेक अ गुड लुक एट दिस इन योर टेक्स्ट बुक। The last one is your microbial inoculants and bioinsecticides. Microbial inoculants बेसिकली क्या है कि अगर आप माइक्रोबियल जो बाय प्रोडक्ट्स रहते हैं, माइक्रोब्स के साथ एक्स्ट्रा जो एलिमेंट्स बनते हैं, एक्स्ट्रा कंपाउंड्स बनते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, उनको अगर आप क्रॉप्स में यूज़ करोगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स क्या होते हैं बेसिकली कि आप उन पर्टिकुलर बैक्टीरिया को, उस पर्टिकुलर वायरस नहीं बोल सकते, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप उन आपके प्लांट्स में इंजेक्ट कर दोगे। आपके प्लांट्स ही नहीं, सीड्स में जो आप बीज बोते हो उसमें इंजेक्ट कर दोगे तो आपका जो प्लांट है वो नेचुरली इम्यून होगेगा इन द सेंस व्हाट कि वो आपका जो प्लांट है उसको पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि उसको केमिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बचने के लिए। आपका जो इंसेक्ट रहेगा वही वो प्लांट कंज्यूम नहीं करेगा। प्लस इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है, आपका जो फ्रूट उगता है या जो भी आपका ग्रेन्स उगता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का उगता है, जिसकी वजह से वेजिटेरियन फूड और ज़्यादा अच्छा और हेल्दी हो जाता है। और आपका एक और बैक्टीरिया है एजोटोबैक्टर नाम का, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और आप देखोगे कि पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ हो रहा है, केमिकल्स यूज़ नहीं हो रहा है, तो सॉइल के ऊपर भी कोई केमिकल नहीं पड़ रहा है, तो सॉइल इनफर्टाइल या सॉइल ख़राब नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन भी कंट्रोल में रह रहा है। ये फ़ायदा होता है माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स का अगर आप एग्रीकल्चर में यूज़ करोगे। अब आता है आपका बायो इंसेक्टिसाइड्स इज दैट पार्ट कि अगर आप बायोटेक्नोलॉजी इन शॉर्ट माइक्रोब्स की मदद से आप पेस्टिसाइड्स कैसे बना सकते हो। माइक्रोब्स कैसे बनता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। फर्मेंटेशन के प्रोसेस से एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है जिसका नाम है स्पिनोसाइड या स्पिनोसाइड, जो आप कहना चाहो। तो स्पिनोसाइड क्या करता है कि आपका जो क्रॉप है उस पर आप अगर अगर आप स्पिनोसाइड से एक्सपोज करोगे, उस क्रॉप पे आप स्पिनोसाइड का इफेक्ट डालोगे, इंजेक्ट करोगे या उसको छिड़कोगे, कैसे भी करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्रॉप इम्यून हो जाएगा। आपको पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इंसेक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंसेक्ट्स क्यों नहीं खाएंगे उसको, क्योंकि इंसेक्ट्स के लिए खुद ये हार्मफुल हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स को खाने को ही नहीं मिलेगा या खाएंगे ही नहीं। सो आपका क्रॉप उससे भी बच जाएगा और प्लस ये अच्छा फर्टिलाइज़र भी रहता है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बहुत छोटा लेक्चर था एंड द लेसन गेट्स ओवर एट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कौन सा लेसन ले रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 8th लेसन लेंगे या सोशल हेल्थ लेंगे।